गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन स्कूल में हिंदी अध्यापिका हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। स्टूडेंट्स, हमने एक भाग तो पढ़ लिया था, आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आप लोग भी अभी सभी अपनी पेंसिल निकाल लेंगे, बुक निकाल लेंगे, हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। तो चलिए आगे का पाठ शुरू करते हैं। हम हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्थाओं को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे यही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इसमें हमें लेखक बता रहे हैं कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं कि जो हमारे देश के दरिद्र जन हैं, गरीब हैं, उनकी जो गरीबी है, उनकी जो दीनहीन अवस्था है, उनको दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। कि उनमें उनको यदि कृषि में, उद्योग में, वाणिज्य में, शिक्षा में और स्वास्थ्य में यदि उनकी स्थिति अधिक निर्बल है, वो अपनी तो उन स्थितियों से उनको उबारने के लिए यह अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। वो उनको अधिक उनके स्वास्थ्य की स्थिति को और अधिक उन्नत हो और अधिक सुचारू रूप से चले। उनका कृषि है, उद्योग, वाणिज्य जो भी उनका काम है, शिक्षा है, तो इस उद्देश्य से ही कायदे कानून बनाए गए हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो इस पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाहते हैं, परंतु कि जिन लोगों को इन काम को करना है, वो क्या करते हैं, उनका मन हर समय पवित्र नहीं रहता, उनके मन में भी पाप आ जाता है और वे अपने इस लक्ष्य को कि हमें दरिद्र जनों की सेवा करनी है, उनकी दीन अवस्था को दूर करने के लिए सरकार ने हमें जो कानून बनाए हैं, उनको वो लाभ देना, वे इस लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बता रहे हैं कि भारतवर्ष में जो राज्य द्वारा कानून बनाए गए कानून हैं, उनको धर्म के बराबर ही महत्व दिया जाता रहा था। लेकिन धर्म के पालन की तरह ही कानून का पालन भी होता रहा था। परंतु आज क्या है, आज धर्म को कानून से अलग कर दिया गया है। लोग मानने लगे हैं कि कानून का उल्लंघन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन धर्म कानून से ऊपर है, अतः उसका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। इस छूट का परिणाम क्या हुआ कि धर्म से डरने वाले लोग भी अब कानून की कमियों का लाभ उठाना बुरा नहीं मानते। इसी बुराई से बचने के लिए हमारे देश के जो ज्ञानी लोगों ने कानून या राज्य को धर्म के अधीन रखना आवश्यक बताया था। तो इसमें लेखक का मानना है कि भारत के ऊपरी वर्ग के लोग भले ही कानून को धर्म से अधिक महत्व देते रहे हों, लेकिन भारत के जो साधारण लोग हैं, वो आज भी यही मानते हैं कि धर्म है वो कानून से श्रेष्ठ वस्तु है। आगे बढ़ते हैं। इस बात के
पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं जो समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, जो गलत तरीके से जो धन या मान संग्रह करते हैं। अब अपन ने ये है जो पैराग्राफ पढ़ा, इस पैराग्राफ से अपना प्रश्न बन रहा है कि अब भी हमारे समाज में किन गुणों को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज भी हमारे जो समाज में जो सेवा है, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता जो के गुण को आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग कि अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता को आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा प्रश्न बन रहा है कि दूसरा प्रश्न अपना बन रहा है कि वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। यह बात किनके बारे में कही गई है? तो यह बात सेवा, सच्चाई आदि मानवीय जो मूल्यों के बारे में कही गई है। यह आया कि वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। इससे यह बात किनके बारे में कही गई है कि वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं? तो यह उनके बारे में यह बात सेवा, सच्चाई आदि मानवीय मूल्यों के बारे में कही गई है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। तीसरा प्रश्न अपना बन रहा है कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाना हमारे समाज में क्या माना जाता है? कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाना हमारे समाज में पाप समझा जाता है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना हमारे समाज में पाप समझा जाता है। ये भी अंडरलाइन कर लेंगे। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न है ये भी अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। फिर चौथा प्रश्न बन रहा है अपने से कि व्यक्तिगत जीवन में लोगों का आक्रोश किनके लिए है? तो जिन गलत साधनों, भ्रष्टाचार से धन इकट्ठा करने वालों के प्रति आम लोगों का आक्रोश है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन से इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यह साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं जो समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे यहां से कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं जो समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यहां तक अंडरलाइन कर लेंगे। प्रश्न अपना बना व्यक्तिगत जीवन में लोगों का आक्रोश किनके प्रति है? तो व्यक्तिगत जीवन में लोगों का आक्रोश उन लोगों के प्रति है जो गलत साधनों से और भ्रष्टाचार से धन इकट्ठा करने वालों जो करते हैं उनके प्रति क्या है? लोगों के व्यक्तिगत जीवन में लोगों का आक्रोश है। यहां तक अंडरलाइन कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुराई बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से
लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अब हमने जो पैराग्राफ पढ़ा इसमें से अपना प्रश्न बन रहा है कि लेखक ने किस बात को बुरा नहीं बताया है। तो लेखक ने दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं बताया है। कि लेखक ने किस बात को बुरा नहीं बताया है। लेखक ने दोषी व्यक्तियों के जो दोषों को उजागर करना बुरी बात नहीं माना है। फिर दूसरा प्रश्न अपना बन रहा है कि लेखक के अनुसार बुराई किसमें है। तो लेखक के अनुसार बुराई उसमें होती है जो किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों का उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। ये क्या है? बुराई है। ये बुराई है। लेखक के अनुसार बुराई किसमें है। तो लेखक के अनुसार बुराई उसमें है जो किसी की बुराइयों को उजागर करना, और बड़ी बुराई उससे भी बुरा है कि अच्छाई को प्रकट न करना। कि किसी के आचरण को गलत पक्ष को तो हम उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और जो उसके दोष हैं उसके उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। और बुराई से रस लेना बुराई बात है, अच्छाई से उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। कि उसकी अच्छाई को तो प्रकट नहीं किया जाए और बुराई को प्रकट किया जाए, यह लेखक ने बुरा माना है। आगे बढ़ते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू इन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। लेखक किस प्रश्न बन रहा है यहाँ से कि लेखक किस बात से चकित रह गया। कि एक बार क्या हुआ, एक बार लेखक रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 की बजाय उन्होंने क्या किया, 100 रुपए का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू इन दिनों के जो सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी को ऐसे लगता था जैसे चेहरे को पहचानते हुए उपस्थित हुए और उन्होंने उन लेखक को पहचान लिया और बड़े विनम्रता के साथ उनके हाथ में 90 रुपए दे और बोले कि बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। तो इस बात से लेखक है वो चकित रह गई। इसको आप पूरे पैराग्राफ को ब्रैकेट में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना घटी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गई। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि आज भी जो दुनिया में है, संसार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं। एक घटना से पता चलता है कि दुनिया में जो रेलवे स्टेशन वाली घटना है उससे लेखक को पता चलता है कि दुनिया में आज भी अच्छे और ईमानदार लोग हैं। दूसरी घटना से यह पता चलता है कि जो दुनिया में हैं वो धोखा देने वाले भी हैं। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ते हैं। कल का आगे का कल पढ़ेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।